अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को भारत की सर्वोच्च अदालत ने जायज़, वैध, कानूनी और चुनाव आयोग के हक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। SIR पर अब वैधता की मुहर सुप्रीम कोर्ट से लग गई है। तो विपक्ष के उन सवालों का क्या हुआ जिनको लेकर इस देश की राजनीति में पिछले 1 साल से भयंकर वितंडा मचा हुआ था। तो क्या SIR जायज़ है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब इसके बाद क्या बचता है। तो आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किन पहलुओं पर यह आदेश हुआ है, इसके कारण क्या हैं, इसके नतीजे क्या होंगे। और अब चूंकि चुनाव आयोग को इस बात का मैंडेट मिल गया है तो अब वो अपनी प्रक्रिया में और तेज़ी शुरू करेगी। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, SIR को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल खत्म। साल भर से इस बात की पूरे देश भर में विपक्ष बहस चला रहा था कि SIR गैरकानूनी है, SIR अवैध है, SIR के जरिए लाखों नाम काटे जा रहे हैं, वैध मतदाताओं को हटाया जा रहा है। उसके बाद कई 2 चुनाव बड़े हो चुके हैं, बिहार का और बंगाल का, नतीजे भी सामने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कल। इस आदेश में कहा गया है कि SIR एक वैध प्रक्रिया है और भारत निर्वाचन आयोग को इस बात का अख्तियार है, हक है कि वो SIR की प्रक्रिया चलाए। वोटर कौन होगा ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया है। हालांकि इसमें कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। SIR एक जायज, वैध तरीके से किया गया है। तो अब विपक्ष के उस मुद्दे की तो हवा ही निकल गई, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त हाहाकार देश भर में मचाया था। तो क्या विपक्ष को भी तो स्वीकार होगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर? तो अब विपक्ष के पास अगर ये मुद्दा खत्म तो आगे क्या? और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरी समग्रता के साथ है? पश्चिम बंगाल में जिनके लाखों नाम कटे हैं, जिनकी अपील तक ट्रिब्यूनल में स्वीकार नहीं की गई थी, क्या इस फैसले में उन बिंदुओं को भी समाहित किया गया है या फिर ये पूरा फैसला सिर्फ बिहार के दृष्टिगत आया है? ऐसी लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि SIR के चलते DMK के साथ तमिलनाडु में कांड हो गया और SIR में केरल में हुआ तो अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन SIR तो असम में भी हुआ था, हालांकि पूरा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते वहाँ कुछ मतभेद हैं, जिस कारण SIR की प्रक्रिया पूरी तरह तो नहीं लागू हुई, लेकिन जितने भी पैमाने पर हुई, लेकिन बीजेपी वहाँ सत्ता में रहने में कामयाब हो गई। बंगाल में क्रांति हुई, बिहार में क्रांति हुई। तो SIR की प्रक्रिया पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, क्या वो सवाल नाजायज थे? क्या SIR की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई? तो ये जिनके नाम काटे गए, क्या ये डुप्लीकेट नाम थे, ये अपना प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, या फिर इनकी मृत्यु हो गई है, या जानबूझकर नाम डिलीट कराए गए थे? प्रश्न तो तमाम है, असमंजस भी तमाम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक स्पष्टता है देश में। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, पूरा देश स्वीकार करता है। तो अब देश ये स्वीकार कर रहा है कि SIR की प्रक्रिया जायज है, SIR की प्रक्रिया कानूनी है, SIR की प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग को हक है कि वो तय करे कौन वोटर है, कौन नहीं है। तो अब विपक्ष क्या करेगा? SIR का मुद्दा खत्म, इसके पहले EVM का मुद्दा उठाया था, वो खत्म, अब SIR का मुद्दा खत्म। संविधान और आरक्षण की बात अब हो नहीं रही, तो फिर अपोजिशन अब क्या करेगा? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है। SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज
सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बिहार का उदाहरण तो सबके सामने है और 27 लाख के वोट अभी बंगाल में कटे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी एक अलग तरह की थी, ये अगली बार वोट दे देंगे। ये टिप्पणी है क्या? अगली बार वोट दे देंगे। आपका अधिकार तो अभी का है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फॉर्मर जस्टिस रिटायर्ड सीबी पांडे साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मोहम्मद अमीन फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारत निर्वाचन आयोग के, और पीयूष राय हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करना चाहता हूं। राजपूत जी, तो अब तो स्पष्ट है कि एसआईआर की प्रक्रिया जायज़ है, वैध है, कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर अब स्वीकार्यता की मुहर है। आपका मुद्दा खत्म। मुद्दे कोई खत्म नहीं होते हैं ब्रजेश जी। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी, उसने जो कहा हम उसका स्वागत करते हैं और उसके हम अंदर भी जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है उस पर तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, जितने जो मतदाता मतदान नहीं कर पाए, जो अवैध मतदाता आपने कहे हैं, उनकी लिस्ट हमें 4 हफ्ते में दीजिए। उनका बताइए कि आपने किस कारण से जो है वोट काटा है। तो अब हमें ये पूछना है, अगर वो 4 करोड़ मतदाता मत देने के लिए वैध हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को क्या वो सज़ा मिलेगी जिस सज़ा का वो सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा, चुनाव आयोग को क्या वो सज़ा मिलेगी जिस सज़ा का वो मुस्तहक है? अगर सारे के सारे जो 4 करोड़ वोट कटे हैं लगभग, वो क्लियर हो जाते हैं, ये हो जाता है कि वो अप्रवासी नहीं है, अवैध अप्रवासी नहीं है, ये क्लियर हो जाता है कि वो घुसपैठिए नहीं है, ये क्लियर हो जाता है कि वो भारत देश के नागरिक हैं, ये क्लियर हो जाता है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर उनके साथ बेईमानियां की गई हैं, प्रक्रिया तो चालू है। और आज जो निर्णय है वो सारा का सारा बिहार सेंट्रिक निर्णय है। आने वाले समय में अन्य चीज़ों पर भी निर्णय आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी, उसका इकोसिस्टम और चुनाव आयोग इस चीज पर पहली उस पर कूद क्यों रहा है? दूसरी बात, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक भी अवैध मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए और एक भी वैध मतदाता कटना नहीं चाहिए। सर बुआ की मूंछ होंगी तब तो फूफा कहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास तो 27 लाख बुआएं हैं। कहाँ हैं? क्या बंगाल में है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट रखे हैं? कहा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपकी कोई तर्क को स्वीकारता नहीं। देखिए, फिर मैं आपसे बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपाइए भारतीय जनता पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपाइए। ये बिहार सेंट्रिक निर्णय है, बिहार के उस पे है। अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। सर, शुतुरमुर्गी सोच से कब तक आप लोग चलेंगे? आपको कोई चीज दिखाई जा रही है, आंख खोल के जबरदस्ती कहा जा रहा है भैया देख तो लो आईना। जी, अब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखना नहीं चाहते हो। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का, मैंने कहा ना, अब मान लो कि ये मुद्दा खत्म हो गया। ये ब्रजेश जी, आपके कहने से अगर मुद्दा खत्म हो जाता है या मेरे कहने से मुद्दा शुरू हो जाता है, तब तो बात ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। हमने तो कहा ना, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस अंधी गली में दौड़ रही हो? ये आपकी अपनी सोच है। कांग्रेस को अगर आप अंधी गली में दौड़ाना की बात करते हैं तो ये आपकी अपनी सोच है। कांग्रेस ने अंधी गली में ही, आपके अनुसार तो अंधी गली में ही दौड़ करके देश को आज़ाद कराया है। आज की डेट में जो मुख्य प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब, आजादी की कमाई खाओगे भैया? सुनिए ना सर, आप हमें बताइए, जो 19 लाख वोट डुप्लीकेट या ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ पाए गए थे, वो क्या गलत थे? ये सुप्रीम कोर्ट में आपने तर्क को दिया? महादेव नहीं, वो ये तर्क, ये तो हम गए नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो फिर जाइए, फिर वही बात है अब ना, तो सबकी पिटीशन खारिज होगी। हमने सीधा सीधा आरोप लगाया है, चुनाव आयोग जाए ना हमारे खिलाफ। चुनाव आयोग ने धमकी दी थी हमें, ज्ञानेश गुप्ता ने तो धमकी दी थी कि राहुल गांधी जी 7 दिन में एफिडेविट दें या माफी मांगे, नहीं तो
नहीं तो क्या आपकी करनी है? पार्टी की बोलती बंद कर दी कोर्ट के ऑर्डर में। अरे ये तो ऐसा, हमारी पार्टी की बोलती अब तो ये ढिठाई वाली बात है। हम हमारी पार्टी की बोलती चुनाव आयोग क्या बंद करेगा? हमारी पार्टी की बोलती तो अंग्रेज नहीं बंद कर पाए। जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, आदेश और जनता स्वीकार है। के साथ रहेंगे। आदेश तो सबको, देखिए Thank you. देश में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या देश का कोई भी नागरिक हो, उसे स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो सहमति के मैं साथ आपके स्वीकारे, काबिल मित्र चाहे मैं असहमति के साथ स्वीकार। हीरो वाजपेयी आपके काबिल मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी आपका स्वागत। तो अब तो आज सुरेंद्र राजपूत जी को चाहिए कि पहले तो सॉरी बोलते और फिर अपना पक्ष रखते, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। मैं इनको कैसे समझाऊं कि अब एसआईआर की प्रक्रिया वैध है, जायज़ है, कानूनी है और चुनाव आयोग को हक मिल गया है, पर ये भाई स्वीकार नहीं रहे ठीक से मन से। इन्हें कैसे एक्सेप्ट कराया जाए? देखिए, कई राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं की तमाम मजबूरियां होती हैं चैनल पे। हो सकता है सुरेंद्र राजपूत जी की भी मजबूरी हो। देश की संवैधानिक संस्थाओं का कई बार उस पर हम हमला करते हैं और उस पर निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वो निर्णय सुनाया है। मुझे लगता है देश में हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति, मीडिया, जो भी है, सबको ये निर्णय भली भांति पता लग गया और सभी इस निर्णय को मानते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी भी मान रहे हैं, काबिल प्रवक्ता हैं, हमारे आदर्श प्रवक्ता है, मान रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हो सकती हैं राजनीतिक दलों की कि कुछ उसमें कमियां बेसियां निकालते रहे चुनाव आयोग पर, जिससे कि जो बातें पूर्व में कही गई थी उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है, तो उस पर अब क्या बयानबाजी हो सकती है? मुझे लगता है बयानबाजी पे अब लगाम लगा। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया को अब हम माने कि ये अब मुद्दा खत्म हो गया है? वोटर पे चुनाव होना चाहिए। देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता, ये तो चुनाव आयोग जाने और सर्वोच्च न्यायालय जाने। हम तो ना उसमें पार्टी है, ना हमने कोई बयानबाजी की, ना हम बहस करने गए। तो हम तो ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है और ये मानती है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं कोई कार्य कर रही है तो बहुत उचित कर रही है। देश में जनता जनार्दन है, हर व्यक्ति को वोट के डालने का अधिकार होना चाहिए, पर अगर वो भी भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य तरह से उसमें गड़बड़ियां हैं, तो उसके वोट को रोका भी जाना चाहिए। वो लोकतंत्र का एक तरह से मजाक ना बन सके, सही व्यक्ति वोट डाल सके, सही वोटर लिस्ट हो और उसके अनुसार वोट पड़ सके। हम कई जगह जीते हैं उसी वोटर लिस्ट और कई जगह हारे भी हैं। हमारे विपक्षियों को भी सत्ता मिली है और हमें भी जनता ने कई जगह शासन करने का अधिकार दिया है। इसलिए हम तो इस निर्णय का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि घूम फिर कर भी तमाम राजनीतिक दल इस निर्णय का स्वागत करने से बच जरूर रहे, पर मजबूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सब पे बाध्यकारी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फॉर्मर जस्टिस सीबी पांडे साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किस परिप्रेक्ष्य में है, कहां तक का है और इसका असर क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल बनाए थे। पहला सवाल ये है कि क्या एसआईआर जैसी प्रक्रिया करने का इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि नहीं, भारत के संविधान में या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। ये 2 कानून की जिक्र था। दूसरा ये था कि जो प्रक्रिया बनाई गई है, क्या वो प्रक्रिया सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रक्रिया है वो मनमानी ढंग की है और मनमानी ढंग से सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अपना ये उस पर कार्रवाई कर रही है एसआईआर की। तीसरा सवाल है कि क्या ऐसे मामलों में जो आप सिटीजनशिप का जो मामला है, क्या उस मामले को भी आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को इतना पावर है कि किसी के सिटीजनशिप को सही या गलत कहे। तो ये मुख्य रूप से ये 3 बातें थी। तो तीनों बातों का सुप्रीम कोर्ट ने बड़े विस्तार से इस पर विचार करके प्रश्न हुए। जैसे एक प्रश्न है उसका उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर। पहला तो उन्होंने कह दिया कि पहला है कि जहाँ तक अधिकार का सवाल है तो फेयर इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये पावर है संविधान के 324 और संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत कि वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए ऐसा कानून बना सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार है। दूसरे मामले में उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया है वो इसको प्रक्रिया आर्बिट्रेरी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया उन्होंने मांगा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा, उस डॉक्यूमेंट को ऐसा नहीं कि बिना किसी दस्तावेज के उन्होंने कोई निर्णय लिया,
बहुत सारे दस्तावेज मांगे हैं और दस्तावेज मांगने का उनको हक है और दस्तावेज देना चाहिए। अब किसी दस्तावेज के मामले में सर, कोई मेरे व्यक्तिगत मन में मामला दो वो अलग तीन बात। प्रश्न हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि दस्तावेज मांग सकते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लें। क्या अब जितने भी सवाल उठे थे एसआईआर को लेकर, जितने भी असमंजस थे, जितने भी भ्रम थे और जो एविडेंस आए थे गड़बड़ियों के, अब उन सभी सवालों को एड्रेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने, या अभी भी तमाम सवाल बाकी हैं? ये आदेश सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण में आया है? नहीं, ये बिहार के तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आया ना, कि संविधान की व्याख्या करके और इलेक्शन कमीशन के अधिकारों की व्याख्या कर दिया है। वो बिहार के मतलब नहीं है, वो तो सारे देश के लिए अब कानून बन गया और सभी पर लागू होगा। तो सुप्रीम अब इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के अंदर ऐसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर बार में देवी कानून जो भी बने, लेकिन हमेशा ये न्यायालय के पास या सभी नागरिकों का अधिकार है कि उस कानून को जिस ढंग से लागू किया जा रहा है उस ढंग से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनमानी ढंग से किया जा रहा है, मेलाफाइडी ढंग से किया जा रहा है या किसी खास उद्देश्य को छिपा के किया जा रहा है। तो ये तो हमेशा खुला रहेगा और उसकी चुनौती तो हमेशा थैंक यू दी जा सर, सकती बहुत है। धन्यवाद सर। देखिए, सवाल ये कि वो जो सारी बातें हैं आप उस फोरम पर आप चुनौती वही दे सकते हैं कि व्यक्तिगत मामले की चुनौती जब वो दे सकते हैं आप। जी, बहुत शुक्रिया। मैं पीयूष राय साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। राय साहब, आपका स्वागत। तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आज के बाद एसआईआर को लेकर जितने भी अपोजिशन या मीडिया या एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए थे, उन सभी सवालों का जवाब और समाधान सुप्रीम कोर्ट के इस मौजूदा आदेश में है, या अभी भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं? देखिए, एक चीज तो हम बोलेंगे, whatever law laid down by the Supreme Court, it is binding all over the country, all over the citizen of this country. Everybody has to abide by the law laid down by the Supreme Court. ये जो एसआईआर का मामला, it was not confined to Bihar only. Although बिहार का एक इशू मुद्दा वहां पे इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए किया था, वो मुद्दा सिर्फ बिहार के लिए ना भी सीमाबद्ध नहीं है। नाउ इट इज ऑल ओवर द इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। एसआईआर जो प्रोसेस किस लिए हुआ? टू ब्रिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान का 324 धारा क्लियरली कहते हैं द इलेक्शन कमीशन कैन कंडक्ट द रिवाइज ऑफ देयर रोल टू ब्रिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसी मुद्दा पे ये जो एक्सरसाइज हुआ बिहार में हुआ था, इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू किया, सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ ऑन द ग्राउंड इज अ मेलाफाइडी वोटर, they are going to be debarred from their voting right, which is their fundamental rights. ये इशू सुप्रीम कोर्ट में आया। उसका साथ सारा नॉट ओनली आपको कह रहे जो बिहार का नहीं कन्फाइंड था, ऑल ओवर द इंडिया का काउंसिल इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल ओवर द पार्टीज ऑल ओवर द कंट्री। जी जी, सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या जरूरत पड़ा एसआईआर प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए? फर्स्ट, इसको एक illegal migrants from the different parts of the world, country, even from Bangladesh, other countries से जो हो रहे हैं, इसको लिमिट करने के लिए सेकेंड जो स्टेप है उनको enlargement of the urbanization, ये जो एक हमारा मैं आपसे कुछ जनता से जुड़े हुए सवाल जो पब्लिक के मन में चल रहे हैं, एक सवाल ये है कि जितने भी प्रश्न उठाए गए थे अपोजिशन द्वारा या पिटिशनर्स के द्वारा, क्या उन सभी इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में एड्रेस किया गया है? सभी बिंदु आ गए हैं या अभी भी कुछ अनआंसर्ड हैं? Now, everything has been answered by the Supreme Court. Why the SIR is required? Why, how the SIR process has to be conducted? सब कुछ उसमें निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट से। इट हैज डन, सुप्रीम कोर्ट हैज डन एवरीथिंग एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन है जो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर प्रोसेस टाइम टू टाइम कंडक्ट करना है टू इरेडिकेट द इलीगल माइग्रेंट्स को, टू इलीगल वोटर्स,
फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आई एम ए बंगाली, आई बिलोंग टू कैलकाटा, मेरा नाम वोटर लिस्ट कैलकाटा में भी था, दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली में वोट देता हूँ, दिल्ली में 32 ईयर्स हम दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा वोटिंग राइट्स कैलकाटा में भी था जी। तो इस बार मैंने बंगाल में वो मेरा वोटिंग राइट एसआईआर का मुद्दा पे मैंने उसको डिलीट करा दिया। तो देयरफॉर एक चीज तो क्लियर हो गया ना, मेरा नाम वहां पे किसी ने वोट दे देता, फॉल्स वोटिंग हो जाता। टू स्टॉप दिस फॉल्स वोटिंग एंड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो वोटर है जो वोटर है उसको ही वोटिंग राइट बने और दूसरा उसको मिसयूज ना करे कोई पॉलिटिकल पार्टी। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं सम्मिलित करूंगा। डॉक्टर एम एच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खान साहब, अब तो आपके सारी आपत्तियां, सारे आरोप सब खारिज और सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को वैध करार दिया। अब आपका ये मुद्दा खत्म हो चुका है। नहीं मिश्रा जी, SIR की प्रक्रिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये कौन नहीं मान रहा कि SIR चुनाव आयोग करेगा? चुनाव आयोग ही SIR का काम करेगा, उसको अधिकार है उसको करने का। इसमें कोई नई बात थोड़ी आई है। बात तो वो आई है जो हजारों फार्म भर के दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, उसका जवाब तक नहीं आया। जो लोग जिंदा थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट था, जिनके पास सारे सबूत थे, उनको समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट के रूप में इनको 18,000 के करीब इनको पत्र दिए, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक भी आदेश है। पश्चिम बंगाल में जब 27 लाख वोट कट गए और वो वैध वोट थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल बना दिया जा रहा है, ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर लें और इनका वोट वैध मान लिया जाएगा। और उसके बाद फिर कहा कि अगर इस बार वोट नहीं दे पाते हो तो अगली बार वोट दे देना, अगली बार वोट दे देना। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप अब चेक कर लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी बता देंगे आपको कि अगली बार वोट दे देना। एक वोट का भी अगर आपने हेराफेरी किया तो ये संविधान के खिलाफ जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। पर मैं सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, बताइए पश्चिम बंगाल के मामले में कहा सर कि नहीं कहा? आप बहुत सीनियर पत्रकार है सर, बताइए कहा कि नहीं कहा? तो मेरे पे पिस्तौल रख के क्यों? बिल्कुल कहा, पूरा देश जानता है। मैं पूछ रहा हूँ सर, आप मेरे से क्यों हाँ भी चाहते हैं? मैं आपसे हाँ इसे जलवा रहा हूँ। आप राजपूत जी से तो पूछवा नहीं पा रहे। नहीं, आप राजपूत जी नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं भाई, हम आपके बीच में नहीं बोलना चाहते, वरना आप अरे आप बोलने दीजिए, आप अपने टाइम में नहीं कहेंगे, इनकी आपत्ति है। आप बोलो खान साहब। सर मैं यही कह रहा हूँ, आप कमजोर नहीं हो, आप ट्रिब्यूनल बनाने की बात, पूरे विपक्ष के आप बड़ी पार्टी के हो। सर देखिए, ट्रिब्यूनल की बात, सुरेंद्र राजपूत आपकी आवाज दबा नहीं पाएंगे। ट्रिब्यूनल की बात जो है, क्या नाम है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ट्रिब्यूनल के ऑफिस नहीं थे, ट्रिब्यूनल में बेंच नहीं था, कुर्सी नहीं थी, कौन जाएगा वहां पर? सब टाइफिस हो गया, कोई मामला नहीं बना। यहाँ उत्तर नहीं, कोर्ट ही भी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तो सब जायज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि SIR का अधिकार चुनाव आयोग को है। अरे आप क्या हम भी मान रहे हैं चुनाव आयोग को है। आप क्या कर लोगे? हम आप क्या कर लोगे? अरे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मुझे मारोगे यहाँ स्टूडियो में। अरे कैसी बातें करते हो? मैं सम्मान करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, माल्यार्पण करूंगा आपका। संविधान के हिसाब से अगर बात कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे हम मारपीट करेंगे। नहीं वो, अरे हम क्यों करेंगे? आप कह रहे हो कि क्या कर राजपूत जी से बचो आप। नहीं हम आप कह रहे हैं कि क्या कर लोगे, हम कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कह नहीं है, हम जब 18,000 के करीब एफिडेविट दिया समाजवादी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम क्या कर ले रहे हैं? तो क्या कर लिया आपने? हम वही तो कह रहा हूं, तो ये देश संविधान के खिलाफ काम हो रहा है सर, ये संविधान के खिलाफ। आप उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान के खिलाफ है। ये जो हमने कहा 18,000 जो हमने दिया एफिडेविट, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, पुरानी बात हो गई। अब आयोग कह रहा भूल जाओ, आयोग कह रहा भूल जाओ, तो हम नहीं भूलने वाले हैं। क्या कर लोगे? हम अपने नाम सब सही कराएंगे, सब नाम जुड़वाएंगे। कैसे अब फिर बात मेरी सुन लीजिए, आप बात मेरी काटिए नहीं सर जी, देख लीजिए उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आ गया, कुछ SIR हो गया है, थैंक यू तो उसमें नहीं सर, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 करोड़ लोगों का नाम कट गया जी। तो किसने आपत्ति किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मेरे लोगों के नाम कटे हैं, और कहा था कि 200 से लेकर 1200 तक नाम जुड़वाइए। ये क्या है मतलब इसका? ये सब चीजें खिलवाड़ हो रही है साहब, संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और इसको जो है बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी
इसके खिलाफ मैं- खड़ी है और खड़ी रहेगी। माननीय अखिलेश यादव भारत जी निर्वाचन चैलेंज करके आयोग कह के- रहे हैं कि हम Thank इसमें you. किसी भी वोटर का धन्यवाद। नाम कटने नहीं देंगे। माननीय you. अखिलेश यादव जी कह रहे हैं Thank कि you, किसी sir. भी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। थैंक यू। मैं मोहम्मद अमीन साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, चुनाव आयोग के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर। आज वो बड़े खुश होंगे क्योंकि उन पर बड़ी लानत भेजी जाती थी जो डिबेट में जब वो आते थे, कह रहे ये ख़राब है, वो ख़राब है, चुनाव आयोग मिल गया। आज उनके पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और इनमें से कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता। अब वो एक सच्चे व्यक्ति साबित हुए हैं। तो अमीन साहब, आपको मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके हक में आया है। ब्रजेश जी, सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को, आपके पार्टिसिपेंट को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी ईद के बहुत दिन आपके- मुबारकबाद। बहुत ये बधाई बहुत अमीन आपकी साहब मोहब्बत आपको ईद की। और बहुत मोहब्बत है आप आपकी। बोलने दीजिए उनको, आप लोग। हाँ, आप देना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 324 के ऊपर पॉइंट उठाया गया था और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है ये रिवीजन कराने का, SIR का हमारा है। तो मैं पहले ही कहता रहा हूँ इस बात को। आपके डिबेट पे सभी लोग शायद नाराज भी हो जाते थे इस बात को लेके, लेकिन जो संवैधानिक संस्था है वो उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई आज नहीं, आज़ादी के बाद से चुनाव कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने आप देख लीजिए। तमिलनाडु है, केरला है, बिहार है, पुडुचेरी है और आसाम और बंगाल भी है। अब आप देखेंगे इस बात को कि अभी हमारे समाजवादी के जो खान साहब हैं उन्होंने कहा कि 18,000 उन्होंने एफिडेविट दिए। मैं इनको एक चीज़, और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो जमा किए थे स्टार्टिंग में, वो 18,000 फोटो कॉपी थी जो एफिडेविट की थी, इसलिए उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं आपको दूंगा मौका। करिए पहला राउंड है, सुनिए, बीच में अब इंटरप्ट। ये ओरिजिनल एफिडेविट जो तरीका है, जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक कमीशन है, उसके आगे जो दी जाती है प्रक्रिया वो लीगल होनी चाहिए। तो उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन देता है। ऐसा नहीं है, चाहे वो मेल से दिया जाए, चाहे वो लेटर से दिया जाए, चाहे किसी तरह से दिया जाए। और फिर जहां तक सवाल है एफिडेविट का, उसका तो जवाब जरूर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नंबर 1। ये मेरी बात बता रहा हूँ। अब रही बात इस बात का कि आज देश समझ चुका है, जैसा कि जज साहब भी थे, हमारे रॉय साहब भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और आप भी समझदार हैं इस बात को कि जो कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्या भारत सरकार अपने पार्लियामेंट में पास करती है, वो पूरे देश पे लागू होता है। अभी जो स्टेट से जिनमें चुनाव था वहां तो करा लिया SIR। इसके बाद अभी 12 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें बाकी है, वो भी होगा SIR। और SIR में कभी भी हर उसी प्रदेश का लिया गया है। आप देखिए, ममता बनर्जी को उन्हीं के स्टेट के लोग थे जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और दरवाजा खटखटाया। फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या दिया गया कि जो न्यायिक अधिकारी हैं बंगाल के, वो डिसाइड करेंगे पिटीशन। तो ये पिटीशन न्यायिक अधिकारियों ने डिसाइड करना था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रक्रिया है, काम करने का तरीका है, उसमें हमेशा ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये जो नैरेटिव रचा जा रहा था पूरे देश में कि इलेक्शन कमीशन को एक बदनाम करने की साजिश थी इंटरनेशनली, मैं कहूंगा उनके आज पटाक्षेप तो हो गया है। आपके दाग इसके धुल लिए गए बहुत ना अब धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? जी, मैं ये दाग तो कोर्ट धुल के गए। आदेश को सम्मान मानता हूं और मैं समझता हूं कि ये कोर्ट का आदेश है वो देश के हित में है। तो अब जितने भी सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, या अभी भी कुछ विसंगतियां रह गई हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं जिनका जवाब नहीं आया है? अमीन साहब। ब्रजेश जी, मैं देख रहा था स्टेटमेंट में वेरी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि अभी तो ये बिहार के बारे में है, बंगाल के बारे में अलग आएगा। अरे गाइडलाइन हमारी जो थी वही है, वही रहेंगी। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि हम जो 324 के अंतर्गत किया है, हमारा अधिकार है, हमारा क्षेत्र है, हमारा काम करने का तरीका है और वैधानिक है। और हम हमारे साथ सोचिए, बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा वोटर ही है सब कुछ, पार्टियां बाद में हैं। वोटर अगर नहीं होगा तो चुनाव आयोग क्या किसका चुनाव कराएगा? जनता को राइट देने का अधिकार है आर्टिकल के अंदर। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप सुरेंद्र राजपूत जी को अपने घर बुला के सिवैयां खिला के इस मामले का पटाक्षेप करिए। देखिए, मैं हमेशा हर एक का आदर करता हूं और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, न था, न हूं, और आज भी मैं आपके सामने एक अधिकारी के तौर पे, पूर्व अधिकारी के तौर पर मौजूद हूं। आपने देखा मैंने अगर हमेशा इनको सही सिवई बात- खिलाने वाली बात से आप क्यों परहेज कर रहे हो?
नहीं, अब मैं नहीं कह सकता हूँ राजपूत साहब हमारी सेवई खाएंगे या नहीं खाएंगे। नहीं, खाएंगे। हम खाने के लिए पूरी तैयार है, सिवई भी खाने के लिए तैयार है, मटन भी खाने के लिए तैयार है। ठीक है, आएंगे ये आइए, आपके आइए, यहाँ। आइए। मैं आज से दिल्ली आज रहता ठीक हूँ। करा दे रहा हूँ आपका इनका। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे ये नेशनल हेड, गुजरात से तो नहीं है सुरेंद्र राजपूत? गुजरात के तो नहीं है? नहीं नहीं, यूपी के हैं और सर सहारनपुर के हैं और ये मटन खाते हैं, इन्हें कोई परहेज नहीं बिल्कुल खिला। जी। अरे वो असली ठाकुर हैं सर। ओके, वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो अब सब सवाल के जवाब मिल गए विपक्ष को वीरेंद्र जी, या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं SIR को लेकर? देखिए, SIR सही है या गलत ये सवाल ही नहीं था। सवाल तो सिर्फ ये था कि नफा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। बात इतनी सी है। चुनाव आयोग को अधिकार है मतदाता सूची सही करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, काट छाट करता है, जो सही चीज़ है उसको लाता है वोटर, बाकी फर्जी वोटर भगाता है। इसमें सही और गलत की बात नहीं आई। बात ये आई कि SIR से भाजपा को फायदा हो रहा है, विपक्ष को नुकसान हो रहा है। भाजपा को फायदा इसलिए हो रहा है कि मुसलमान वोट, रोहिंग्या वोट, फर्जी वोट काट दिए जा रहे हैं, और भाजपा ये कहती है कि यही विपक्ष के वोटर थे अधिकतर। असली जो है विवाद का कारण सिर्फ इतना था, और प्रक्रिया चूंकि कानूनी है, संवैधानिक संस्था की है, तो उसको गलत ठहराना, सही ठहराने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, चुनाव आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR वोटर लिस्ट की शुद्धता है, और शुद्धता में वोटर लिस्ट को सही करना, ठीक करना, ये उसका अधिकार है। लेकिन आरोप जब ये लगते हैं कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं, तो इसको लेकर लोगों ने आपत्ति की कि SIR गलत है, SIR में पक्षपात हो रहा है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि किसी प्रक्रिया को लेकर शुरू करने पर मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है, इससे उसकी शुद्धता और उसकी गंदगी तय होती है। संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा इस कसौटी पर खरा उतरना होगा कि वो निष्पक्ष हैं, वो पक्षपातपूर्ण नहीं है। और SIR की प्रक्रिया में जब तक ये बात रहेगी तब तक उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और एक बात और आई कि SIR की वजह से जिनके नाम कट गए उनकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। वैसे एक चीज़ बताएं ब्रजेश जी, SIR पर जो फैसला आया बिहार को लेके, जब चुनाव खत्म हो गया फैसला आने का कोई मतलब तो रहा नहीं, सरकार तो बनी गई। खेती जब सूख गई तो वर्षा हुआ चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे ही है कि फैसला लॉजिकली सही है, कोर्ट का डिसीजन एकदम सही है, लेकिन यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इस देश में लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता पर किसी प्रकार की कोई उंगली न उठे, सवाल न उठे, ये संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य है। सबको बराबर और समान अवसर मिलना चाहिए, यही इस देश में लोगों की इच्छा है। और इसी के जब बात आती है तभी लोग कोर्ट भागते हैं या इधर उधर विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वो कोई गूंगे बहरों का देश तो है नहीं, वोकल है, आवाज़ उठाने वालों का देश रहा है, और जिन लोगों ने सही आवाज़ उठाई उनका बड़ा सम्मान रहा है, उनके साथ देश की जनता जुड़ती रही है। कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, उसके फैसले पर तो कभी किसी ने सवाल खड़ा किया ही नहीं है जी। लेकिन जो सबको नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो सरकारों को भी गलत करने से रोके, वो हर एक कॉमन आदमी के हितों की रक्षा करे, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया था। और जब तक ये पारदर्शिता कायम रहेगी
तब तक लोगों का भरोसा कायम रहेगा। पारदर्शिता घटेगी, लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे। तो कोर्ट भी इस कसौटी से अलग नहीं है, और मैं या इस देश की जनता हर कोई इस बात को मानता है कि निष्पक्षता हर काम की पहली कसौटी होनी चाहिए और रहेगी। जहां तक SIR के लेकर आज बात आई है, फिर से इस देश में तमाम लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने बनवा रखे हैं जी। कुछ पैसा खर्च करके तमाम दस्तावेज बन जाते हैं, लोग पासपोर्ट तक बनवा ले रहे हैं। ये भी लोगों ने देखा, उस पर भी पूर्ण विराम लगे। उन सब चीज़ों पर भी सरकार को काम करना चाहिए। जिस दिन फर्जी कागज बनाने पर कठोर कारावास, कठोर आजीवन कारावास श्रम मिलने लगेगा, उस दिन ये चीज़ें अपने आप हतोत्साहित होकर गिर जाएंगी। क्योंकि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। महानता की बड़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन समस्या इस बात की है जी कि EVM, मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग, ये सब एक ही चीज हैं और इन पर विपक्षी पार्टियां अविश्वास जताती रही हैं। इनको पारदर्शिता के साथ समाज में खड़ा रहना पड़ेगा। जहाँ तक बात है बीजेपी की, देखिए वो संगठन है, संसाधन है, चुनाव जीतने के लिए उनके पास लोग हैं, मेहनत है, तमाम सारे फैक्टर्स हैं जी। कंक्लूड उसके करें बाद प्लीज जी। जातिवादी तमाम हिंदू मुस्लिम पर तमाम बातें आती हैं। लेकिन हमारे देश में बड़ा विश्वास चलता है कि गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, जो पाप करेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर एक व्यंग्यकार ने 4 लाइन लिखी है, आप सुनिएगा कि कैंसर से मरती हैं हस्तियां और हैजे से बस्तियां, जी। वकील रक्तचाप से और कोई नहीं मरता इस देश में अपने पाप से। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करते हैं। दिए गए नियत समय पर सबको अपना पक्ष रखना है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, तो आप लोगों ने जो प्रमुख आरोप लगाया था, उसमें सबसे बड़ा आरोप था कि ये चुनाव आयोग और SIR की प्रक्रिया एक तरह से NRC की प्रक्रिया है, नागरिकता जांचने की, वोट डिलीशन की बाद में है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने आरोपों पर कायम है या इस आदेश के बाद आप अपने आरोपों को वापस लेते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो नागरिकता जांच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप विस्तृत आदेश पढ़िए उसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप नागरिकता जांच रहे हैं। नंबर 1 तो हमारे आरोप तो पुष्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार। दूसरी बात, हमने कभी भी SIR की प्रक्रिया का विरोध तो किया नहीं, उसके प्रोसेस का विरोध किया कि भाई IR हर साल होती है, इसका मतलब IR क्या फ्रॉड हो रही है? हर साल IR होती है। इंटेंसिव केयर तो हर साल होती है, साल में 3 महीने होती है, दिसंबर जनवरी में होती है, सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, हमने समय सीमा की बात करी थी। बिहार में 4 महीने का समय दिया गया, बंगाल में 5 महीने का समय दिया गया। हमने उत्तर प्रदेश में तो हम कोई ऐसी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे। हम फार्म 7 जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले फ्रॉड कर रहे थे, भारतीय जनता, वो फ्रॉड हमने पकड़े, क्या नाम, चुनाव आयोग को दिए, वो फ्रॉड बंद हुए। इस बात को भी हम मानते। फार्म 7 छपे छपाए, ऐसे ऐसे लोगों जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, दस्तखत करने नहीं आते थे, अंगूठा टेक थे। आपका कहने का तात्पर्य पर्याप्त समय आपको नहीं मिला? पर्याप्त, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त समय दिया है और हम उनकी गड़बड़ियां पकड़ रहे हैं और चुनाव आयोग को बता रहे हैं। और रही बात, आप हमको बता दीजिए कि हमने जो चुनाव आयोग से 3 मुख्य प्रश्न पूछे, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछे कि भाई हरियाणा के चुनाव में 19 लाख वोटर हैं जो गड़बड़ हैं, जिनका हमें उम्मीद वो है। उन्होंने वो वोटर तो डिलीट कर दिए, चुनाव के बाद डिलीट किए। उन्होंने चुनाव से पहले वोट डाले और उस 19 लाखों ने, और चुनाव के बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिए, जिसमें 20 वोट ब्राजीलियन मॉडल के भी थे, आपके सामने। ठीक, महादेवपुरा में हमने कहा 1,52,000 वोट हैं जो गड़बड़ है, उन्होंने वो वोट डिलीट कर दिए हैं। लेकिन उन लोगों ने महादेवपुरा में 1,52,000 वोट डाले। हम लोगों ने बताया था कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 70 लाख वोट पड़े हैं,
सामने है आपके। हम लोगों ने कहा था कि क्या नाम भाई, अब 5 साल में 38 लाख वोट बढ़े महाराष्ट्र में और 5 महीने में 42 लाख वोट बढ़ गए। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का अब क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का, हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। जो इस अरे अब कहां जाओगे इस आदेश के बाद? अब मत जाओ, घर पे आराम करो। आपके साथ सबसे बड़ी आप तारतम्य, तो आप असल बात इतने गजब के चाणक्य हैं ब्रजेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश में आप इकलौते ऐसे पत्रकार हैं, किसी का भी तारतम्य तोड़ देते हैं। अरे कभी जिसका सत्ता वालों का, हीरो भाई का तोड़िए तारतम्य, इस समय सत्ता में है। हम लोगों का क्यों हम लोगों के पास बोलने के लिए गर्मी में कहां बाकी पाँव सारा जाओगे? काम तो हीरो वाजपेयी कर रहे हैं। नगर नगर डगर इतनी गर्मी में कहां जाओगे? नहीं, बिल्कुल जा मुझे फिक्र है आपकी, इसलिए कह रहा हूं। हमारी फिक्र मत कीजिए, आप जनता की फिक्र कीजिए। देश में जैसे कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में यही गीत दोहराया जाएगा और जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी, मैंने तो इनको बहुत समझाया, आपके तो ये आदर्श प्रवक्ता हैं, आप भी इनको समझाओ। इतनी गर्मी में अब कहाँ जाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सब जायज़ है, वैध है, पर भाई मानने को तैयार नहीं। आप इनका कैसे समझाएं और क्या तरीका अपनाया जाए इनको समझाने का? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अब ये नहीं मानने को तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट की बात, ना चुनाव आयोग की बात, और खास करके आपके शो में आने के बाद आपकी बात भी नहीं मान रहे हो, कह रहे हैं आप बहुत चाणक्य हैं और आप उनको हौसला नहीं दे रहे हैं। चाणक्य तो हैं। तो मुझे नहीं, लगता है सब कोई समझा नहीं सकता। लोकतंत्र में जनता ही समझाती है, लगातार समझाती आ रही है 34-35 साल से उत्तर प्रदेश में, और 2027 के चुनाव में फिर इन्हें समझाएगी। इसका और कोई अंत नहीं है और कोई दवा नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और उसका जो बटन दबता है वही दवाई है राजनीतिक दलों की। पर ऐसा क्यों है कि एसआईआर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है? ऐसी कौन सी घुट्टी है कि जो सिर्फ आप ही को सूट कर रही है, इन लोग को नहीं कर रही? देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ सूट कर रहा है। आप भी केरल में जीते हैं, सरकार बनाई, तमिलनाडु में बरसों से जमे हुए लोग हट गए, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, और सीट भी कितनी जीती वो भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा ईवीएम को दोष देना, संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना, अपना जीते तो सब सही और अपना हार जाए तो सब खराब। और ये तो तब हारते रहे जब यहाँ सपा की सरकारें नहीं, बसपा की सरकारें नहीं। कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है 34-35 साल से। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आई है अभी, तो पहले क्यों नहीं जीत गए? पहले कौन सा दोस्त था? पहले कहाँ ईवीएम थी? देख लो सर, 59 साल का सूखा कांग्रेस को दबाया, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया, आपने इनको और आज सत्ता में साझीदार है। आपने ठीक रोका इनको कि इस गर्मी में ये डगर गली गली ना जाएं। आपने एकदम ठीक रोका है। ब्रजेश जी एकदम सही काम किया, और मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी को अपनी पार्टी को समझाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत के अकेले सर मैं कहता हूँ इनको जाना चाहिए, लेकिन पैदल नहीं, ई रिक्शा लेके जाना ये तो बहुत घूमते हैं। ये तो आपने देने का वादा वादा शहर में बहुत घूमते अब हर डिबेट में न लेकिन हम देने का वादा आप उसी फार्मर, थैंक यू सर। फार्मर जस्टिस सीबी पांडे साहब मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। पांडे जी, तो अब इस जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें विपक्ष ने कुछ विसंगतियों पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन इस पूरे आदेश में उन विसंगतियों को एड्रेस नहीं किया गया। जो प्रोसेस में गलतियां की गई उनको कौन एड्रेस करेगा? उसको तो देखिए, वो तो इंडिविजुअल मैटर है ना। उस प्रोसेस के लिए हमेशा ओपन खुला है, जब भी आप जाइए, क्योंकि उन्होंने तो लॉ ले डाउन कर दिया। अब एक एक मामले को सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नहीं देखेगा। एक एक मामले को देखने के लिए जो फोरम है, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट फैसला करे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करिए, तो वो सब तो आपको हमेशा खुला रहेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता है। और जहाँ तक सिटीजनशिप वाला सवाल है, उस पर उन्होंने कह दिया कि सिटीजन को भी उतनी ही सीमा तक आप देखेंगे जो कि आपको वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि हर वोटर को सिटीजन होना जरूरी है, तो वो वेरीफाई करेंगे कि वो सिटीजन है कि नहीं, इतने तक। लेकिन वो सिटीजन के मामले में अपना फैसला नहीं देंगे कि आदमी इस देश का नागरिक है कि नहीं है, वोटर के लिए नागरिक है कि नहीं, बस इतना ही तक देखेंगे जी। नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो विपक्ष का जो इल्ज़ाम है ना कि ये तो साहब एक तरह से एनआरसी की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग तो नागरिकता तय कर दे रहा है। इस सवाल का जवाब है इस आदेश में? नागरिकता हाँ है, नागरिकता किस लिए कर रहा है? चुनाव के ये तो पहला आपको वोटर होने के लिए जरूरी है नागरिक हो,
तो नागरिक कौन तय करेगा? नागरिक के लिए वो सबूत मांगेगा ना कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट ला के दीजिए कि आप नागरिक हैं। अब आपके पास नागरिक का सपोर्ट नहीं, सबूत है कोई, आप केवल दिखा रहे हैं वोटर कार्ड है, मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ, बहुत सालों से दिखा रहा हूँ, तो ये तो प्रिलिमिनरी जांच वो करेंगे ना, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही देखेंगे वो, ये नहीं तय करेंगे कि आप नागरिक हैं। नहीं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे जिससे आप दिखा सकें कि आप नागरिक हैं, और उसको अगर दिखा देते हैं तो वो आपको नागरिक मान के वोटर मंगा लेंगे। ऑलराइट, हमारे साथ पीयूष राय साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। राय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी भी कई विसंगतियां हैं। विसंगतियों का एक मिसाल आपको बंगाल में मिलेगी, जहां लाखों वोटर्स का मसला तय नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल ने तय नहीं किया, वो वोट नहीं डाल पाए। एमएच खान की ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अब की बार नहीं डाल पाए, अगली बार डाल लेंगे। लेकिन अगर किसी वैध मतदाता ने वोट नहीं डाले हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। राय साहब, देखिए, एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्लियर कर दिया, जो ये एनआरसी प्रोसेस नहीं है, ये रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट है। कौन सा लोग मर गया, कौन बाहर का है, कौन माइग्रेंट है, उसको पास दस्तावेज है क्या नहीं। सपोज उसको नाम पहले वाला वोटर लिस्ट में रखा गया, उसको डिलीट करने के लिए एक प्रोसेस प्रक्रिया है। इसमें कोई सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया, इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ एनआरसी, एनआरसी इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। तो आप इसको साथ दोनों को एक उसको मत जोड़िएगा मत। ए रिविजन ऑफ एसआईआर एंड एनआरसी इज टू डिफरेंट एस्पेक्ट। एनआरसी प्रोसेस असम में हुआ, वहां पे उसको एनआरसी प्रोसेस में आपको सिटीजनशिप डिटरमाइन हुआ, जो वेदर यू आर अ सिटीजन और नॉट। आपको पास इतना डॉक्यूमेंट जो है, गाइडलाइन एज पर द गाइडलाइंस, ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स आपको पास है क्या नहीं। बट एसआईआर प्रोसेस में कौन आदमी मर गया, ये रहते हैं क्या नहीं, कहां से आया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं, दैट वाज अ डिलीशन, काइंड ऑफ डिलीशन ऑफ वोटर लिस्ट और रेक्टिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट। दिस इज द एसआईआर प्रोसेस। असल में ये सवाल इसलिए राय साहब उठ रहा है क्योंकि जहां जहां एनआरसी हो रहा है, सरकारें या तो बदल जा रही हैं या फिर सत्तारूढ़ दल में बिहार जैसा मैंडेट आ रहा है। हालांकि इसकी बेनिफिशियरी कांग्रेस पार्टी भी है, केरल में वो विपक्ष में थे, सत्ता में आ गए, लेकिन असम में नहीं हुआ, वहां बीजेपी रिपीट कर गई। देखिए, एक मुद्दा कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में भी इस बार उठा, जो एक फिराद हाकिम है जिन्होंने वो जीता, आपको ही वाज द मेयर ऑफ कलकत्ता, वो इलेक्शन में जीता, लेकिन ममता बनर्जी उसको नेक्स्ट डोर में है, वो हार गया। तो एक चीज है जो एसआईआर प्रोसेस सिटीजनशिप तो नहीं किया, और इसको किसी को कोई पार्टी को उसको आपको एडवांटेज नहीं दिया। ठीक बात कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर एमएच खान जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। खान साहब, क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया मिनी एनआरसी थी? नहीं, लोगों की नागरिकता जांच हो रही थी क्या? जो हमने ज्वलंत समस्या उठाई उस पर अमीन साहब बिल्कुल कन्नी काट गए। आप ये जो पश्चिम बंगाल का मामला था, एसवाई कुरैशी साहब थे, चीफ कलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने उसको कंडम किया है। ये अमीन साहब पढ़ते लिखते नहीं है क्या? रिटायर हो गए तो क्या मतलब सब चीज़ें सही हैं? हमने इसी चैनल पर आपके सामने अमीन साहब के सामने कहा था कि मेरे बेटे का नाम काट दिया गया, 2 बार वोट डाल चुका है। तो एक त्रुटियां हैं, और त्रुटियों को आप कह रहे हैं कि आपके कलाम एफिडेविट जो दिया गया वो फोटोकॉपी थी। सबूत दीजिएगा आप अमीन साहब, फोटोकॉपी थी? नहीं दे पाएंगे सबूत आप। ओरिजिनल थी कॉपी, सारी ओरिजिनल थी। अब यहाँ बैठ करके ये पता नहीं किस चीज के चक्कर में ये आम आशाएं बोल रहे हैं। अरे भाई, वो चीजें बोलिए जो आपको लगे कि हाँ ये सही है। आप जनता के हित में बोलिए, संविधान के हित में बोलिए, और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आपको भी माना जाएगा कि आप एसआईआर में घपला करने वाले अधिकारियों में से थे। आप नहीं कर पा रहे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। आप जनता के साथ खड़े होइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान के साथ हैं, बिल्कुल जनता के साथ आप लोग खड़े होइए। मैं तो कह रहा हूं कि एसआईआर का मसला जो है वो आप वही कर सकता है, चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन ये घपले जो हो रहे हैं ये इसको कौन देखेगा? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इसको देखने की जरूरत है ना। अब आप कल पश्चिम बंगाल के मसले पे ये अमीन साहब नहीं बोल पा रहे हैं कि 70 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ अगली बार दे देना वोट।
इस पे ओके, बोलिए, अमीन साहब बोलना है, ठीक है, बोल सकते अब आप तसल्ली से सुने, अमीन साहब जवाब देंगे। अमीन साहब, इन्होंने 3 प्रश्न उठाए, मैं तीनों का आपसे जवाब चाहता हूं तसल्ली से। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का दूंगा रिप्लाई, जो इन्होंने बंगाल के बारे में इशू किया है। उनको ये नहीं पता, या अच्छी तरह पता भी है, देश ने देखा भी है कि ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत की और उसके लिए कहा गया, जिसपे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वहां के न्यायिक अधिकारी इस बात को तय करेंगे। और उन न्यायिक अधिकारियों ने वो पिटीशन देखा और उसमें देखा कि जो लोग वैलिड थे, जिनके पेपर सही थे, वो 1400-1500 के आसपास उनको अलाउ किया। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप ये कहेंगे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि ये बात जो है, इनको डिस्पेंसी मिली, मतलब उनके वोट काटे गए हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में। तो इसी की वजह से ही, धन्यवाद दें राहुल गांधी की वजह से ही देश में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसकी वजह से ये बात तय हुई है। जहां तक वोटर का सवाल है, वोटर का 2003 और 2004, इसमें अगर उसके बाप का, उसके दादा का कोई भी रेफरेंस कहीं से भी मिल जाता है, यानी आप रहने वाले दिल्ली के हैं और आपकी मदर रहने वाली आगरा की हैं, अगर उनके पिताजी का भी अगर है, वो वोटर लिस्ट का नाम रेफरेंस डाल देंगे तो माना जाएगा। ऐसा नहीं है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि इस तरह से कहना उचित नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। जो बात नियमों के अंतर्गत है वही इलेक्शन कमीशन बोलता है। बहुत शुक्रिया जी। 10 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल 10 सेकंड में कंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल। अमीन साहब से मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, चुनाव आयोग का मैं इनको प्रतिनिधि मानता हूं। हमने कहा कि हरियाणा में 19 लाख वोट, महादेवपुरा में 1 लाख वोट चुनाव के बाद काट दिए, मान लिया हमने, लेकिन उससे जो चुनाव प्रभावित हुआ, हम चुनाव हार गए। हम चुनाव वहां मात्र 9 लाख वोटों से हारे, जहां 19 लाख। अमीन साहब जवाब दे दीजिए, आप अफसर शांत हो जाए, आप सुने अमीन साहब रिप्लाई। इसी बात पे मैं वही कहना चाहता हूं कि धन्यवाद दीजिए राहुल गांधी को, जो बात उठाई थी उस पर इलेक्शन कमीशन सोचा, विचार करने के बाद ये रिवीजन स्पेशल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अवैध है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती, पुलिस के फ्लैग मार्च और भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच बकरीद कैसे मनाई गई। प्रियव्रत दीक्षित आपको पूरी वीडियो रिपोर्ट प्रदेश की दिखाएंगे।